गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम सभी प्रकार की संख्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ एलसीएम का शॉर्टकट ट्रिक, एचसीएफ का शॉर्टकट ट्रिक, उनके बाद परिमेय संख्या से संबंधित जितना भी समस्या है उनको, वर्गमूल, घनमूल निकालने का तरीका, इन सब चीज़ों को हम अच्छा से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। और यहाँ पे है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इनको अच्छा से समझे। सबसे पहली बात है, अगर हम कोई भी संख्या पढ़ते हैं, है ना, ये क्लास 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ये हर एक प्रकार का एग्जाम के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना क्लास 10 के लिए है, क्योंकि क्लास 10 भी हमारा एक तरह से बेस ही माना जाता है। अगर बेस मेरा मजबूत रहता है, आगे का महल खुद ब खुद तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अध्याय 1 और यह है वास्तविक संख्याएं। अगर हम कोई भी चीज़ शुरू करें तो सबसे पहला हम एक ही चीज़ बचपन से ही जानते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि जल्दी जल्दी समझाया जा सके। फिर संख्या बोल रहा है, अंकों से मिलकर या सभी अंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 4, क्या है? 2 4 मतलब 24। ये 24 है तो ये क्या है? इसमें कितना अंक है? कितना है? तो 2 अंक है। अगर यहाँ पे 2 अंक है तो हम इसको बोलेंगे कितने अंक की संख्या है? ये 2 अंक की संख्या। अगर कभी बोल देगा कि 3 अंक की संख्या लिखिए तो लिख दोगे, कोई भी लिखना है और 3 अंक पूरा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की, इसी प्रकार से 10 अंक की भी संख्या हो सकता है, बशर्ते वहाँ पे क्या होना चाहिए? 10 बार लिखा होना चाहिए। ये अंक जो है 10 बार आना चाहिए। क्लियर? इसके बाद बोला सभी अंक संख्याएं, जितना भी है, और लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। जैसे 4 क्या है? अंक भी है और संख्या भी है, दोनों है। मतलब है, इसको माना जाता है संख्या, एक अंक का संख्या है। क्या है? 4 क्या है? अपने आप में एक अंक का संख्या है, और 0 से लेकर 9 तक क्या है? वो अंक है। ठीक। अब बोल रहा है 0 भी क्या है? एक अंक है, संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे अगर तुमको डाल दिया जाए कि 42, ये 42 जो है ये क्या अंक है? ये अंक है? नहीं, 0 से 9 तक को ही हम अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अंक नहीं है, तो ये क्या है? संख्या। और कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या है। क्लियर आया? दोनों में अंतर क्या है? ठीक, हम आगे चलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? छोटी है। छोटी जो होगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0 नहीं होगा, 1 होगा। हम गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। समझा कि नहीं? और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 0 संख्या नहीं आएगा। नहीं, उसका कोई, हम गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को ही कंसीडर करते हैं। तो इतना मान लो, क्योंकि 1 मतलब 0 का मतलब क्या? कुछ नहीं होता है। समझा कि नहीं? तो हम लोग एक अंक की सबसे छोटी संख्या किसको मानेंगे? 1 को मानेंगे। क्या मानेंगे? और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 बार। याद रखना है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे अपवाद वगैरह कुछ रहता है, कंफ्यूजन का चीज रहता है, वहां पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। इस तरह से अगर बोलेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? छोटा। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? 99 पे खत्म होता था ना। तुम यहाँ पे अगर देखो 10 है और इधर क्या है? 99। ये दोनों में क्या है? 2 है। क्या इससे ज्यादा कोई हो सकता है 2 अंक का संख्या? क्या इससे कम कोई 2 अंक का संख्या हो सकता है? अगर इससे आगे आओ तो 9 मिलेगा, इससे आओगे तो क्या हो गया? इससे आगे जाओगे तो 100 मिलेगा। ये अपने आप में 1 अंक हो गया। ये कितना हो गया? 3 अंक का। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो क्या होगा? 10। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। उसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी छोटी संख्या, क्या होगा? 1 पे कितना 0? 4। अगर कभी 5 बोलेगा तो 1 लिखना है, उससे 1 कम, यानी 5 से 1 कम, यानी 4 0 डाल देना है। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या होगा? 5 × 9 कितना है ना? क्लियर? तो ये अक्सर क्या है, प्रश्न में आ जाता है ना। ये 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, वहां पे कंफ्यूजन होता है, ये 5 अंकों की संख्या है क्या, है ना। तो थोड़ा कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए हम इतना सिंपल से लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब बोला पूर्ण संख्या। इससे पहले भी बताया है, 6ठा 7वां से ही स्टार्ट हो जाता है ये सभी संख्याएं।
फिर से एक बार बता देते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। 0 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। बस इतना याद रखना है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या। इसके अंदर 5 लाख है, क्या 5 लाख एक पूर्ण संख्या है? अनंत। तुम चलते चलो, जितना दूर तक जा सको उसमें एक जोड़ दो, क्या कभी खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला है। तुम जितना भी संख्या उसमें एक जोड़ दो, आगे पूर्ण संख्या मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा है प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि 1 से शुरू ही होता है। क्या होता है? समझा? धनात्मक संख्या, जिसके आगे में प्लस का चिन्ह लगा हो उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या बोलेंगे। और इसी प्रकार से क्या है? ऋणात्मक संख्या, जिसके आगे में माइनस का चिन्ह लगा हो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। ठीक ना? उसी प्रकार से देखो, सब के आगे में क्या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए सीखना है तुमको। अब आगे बोला गया है सम संख्या। सम संख्या की पहचान क्या होता है? किसी भी संख्या में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, है ना? देखो, प्रश्न में हमेशा रहता है, बीच में रहता है धनात्मक सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या। बहुत सारे विद्यार्थी को देखे हैं कि वहां पर भी कंफ्यूज कर जाता है ना? ये देखो, अगर प्लस का यहाँ पे कोई भी संख्या के आगे में प्लस चिन्ह क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। मालूम है? मालूम है ना? तो इसी प्रकार से देखो, जिसके आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ है या लगा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? धनात्मक सम संख्या। यहाँ पे देखो, ऋणात्मक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक सम संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक सम संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? देखो, इसी के बेस पे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग मजबूत रहता है, किसी भी सिद्धांत या थ्योरी को बढ़िया से समझ जाते हैं, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। फिर इसको भी हम बांट सकते हैं, धनात्मक विषम संख्या और ऋणात्मक विषम संख्या। उसी प्रकार से धन चिन्ह आगे लगा हुआ है, छुपा हो, उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है धनात्मक विषम संख्या है, ये क्या है? ऋणात्मक विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट में क्या है? ये है, और आगे में क्या लगा हुआ है तुम्हारा? माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये ऋणात्मक विषम संख्या हो गया है। क्लियर? आगे पूर्णांक संख्याएं। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। देखो यहाँ पे, यहां से लेकर अगर इधर तक जाओगे तो वो क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और यहाँ अपने आप में ये क्या है? शून्य। देखो, ऋणात्मक संख्या हो गया, ये शून्य हो गया, और ये क्या हो गया? धनात्मक संख्या हो गया। क्या हो गया? धनात्मक संख्या हो गया। क्लियर? क्या एक? हाँ, एक भी है, मतलब एक भी है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, है ना? ये एक भी है, मतलब इधर इसके भी आगे धन लगा हुआ है ना? तो ये धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? 120 का गुणनखंड क्या है? बार बार गुणनखंड आता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता गुणनखंड है कौन सा वाला, टिपटिपवा है कि क्या है ना? यहाँ पे देखो, 120 का सिंपल अगर हम गुणनखंड निकाले तो हम शुरुआत करेंगे। देखो, एक क्या हो गया? एक से अगर 120 को 1 से 120 को भाग देंगे तो क्या आएगा परिणाम? एक को किसी भी चीज से भाग देते हैं तो क्या वो उतना ही आता है? क्या आता है? उतना ही आता है, यानी 120 होगा। क्या होगा? तुम लोगों को विभाज्यता का नियम मालूम होगा, 1 से 11 तक बताएं, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना? नहीं तो जाके विभाज्यता के नियम को एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये चूंकि 2 से भी कट रहा है ना, तो 2 से अगर कट रहा है तो 2 से इसको भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे कितना हो गया? 61 में लग जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा? 3 से, ये 3 से अगर कट रहा है, क्यों कट रहा है? 2, 1, 3 है ना, तो इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? 40। ये 4 से कट रहा है, लास्ट वाला 2 अंक देखना है, 20 कट रहा है ना, 4 से कटाएंगे कितना गया? 4 12 यानी 30 आ जाएगा। क्या 5 से कटेगा? तो 5 से कटाएंगे कितने बार कट जाएगा? 24 बार में क्या कितने बार कट जाएगा? क्या 6 से कटेगा? 6 से भी कट जाएगा, कितने बार लगेगा? 20 बार में। 7 से कटेगा? विभाजित होगा 120 7 से नहीं, 8 से है
8 से होगा, क्या हो गया 15 और 120 होता है ना 15, क्या 9 से होगा, 9 से होगा नहीं, 10 से, 10 से होगा, तो 10 गुना 12 क्या हो गया, ये जितना भी है ये है ना, आगे जाओगे 11 से नहीं होगा, होगा, फिर आओगे तुम्हारा 12 से होगा, 12 गुना 10, उलट के देखो वही आ गया है ना, इसको लेना नहीं है। तो कहने का मतलब इधर का और इधर का जो भी चीज है वो तुम्हारा क्या है, इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन इसका गुणनखंड है बताओ। एक तरफ से इधर से शुरू करो, इधर से ये एक, के बाद क्या है 2 के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 6 के बाद 8, उसके बाद 10, अब फिर इधर से चलो, क्या है 12, उसके बाद 15, 15, 15 के बाद 20, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 120, मतलब ये सभी 120 का गुणनखंड है। कहने का मतलब क्या है, इससे भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। बस अब बोला है कि रूढ़ या आभास संख्या क्या है ना, रूढ़ या आभास संख्या के लिए परिभाषा दिया हुआ जिसका केवल क्या, केवल 2 अलग, क्या है 2, केवल कितना है 2 होना चाहिए, अलग अलग गुणनखंड हो, है ना। जैसे 2 जो है 2 को गुणनखंड करो, किसे कटेगा 1 और 2, इसके अलावा किसी से कट सकता है 2 नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या ये गुणनखंड रूढ़ या आभास संख्या है। अगर 3 को तोड़ोगे 1 गुना 3, 1 से भी कटेगा 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कट सकता है नहीं, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 5 जो विभाजित होगा या तो 1 से या 5 से, है ना, ये क्या हो गया 1 से या 7 से, इसी तरह से ये क्या होगा 1 या 11 से। बात समझा, यानी तुम सब में देख रहे हो कि जो इसका गुणनखंड है 2 ही है, केवल 2 है, और दोनों क्या है अलग अलग है। बात समझा। एक चीज याद रखना, एकमात्र रूट संख्या जो सम है ना, ये बराबर आ ही जाता है ना, नोट में यहाँ पे लिख ही देते हैं, है ना। एकमात्र क्या हो गया, एकमात्र रूढ़ या आभास संख्या क्या हो गया, आभास संख्या जो सम है क्या हो गया, कौन होगा वो बताओ, वो क्या हो गया 2, एकमात्र ही है। बात बाकी जितना भी रूढ़ या आभास संख्या आएगा वो क्या होगा विषम, क्या होगा विषम आएगा, है ना। तो यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है, यौगिक या आभास संख्या क्या हो गया, जिसका अलग अलग 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, क्या हो गया 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर इस 4 को हम देखें तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया। अभी गुणनखंड समझा दिए है ना, क्लियर रखना दिमाग में। 6 भी 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है ना। 12 को देखो तो क्या 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो क्लियर हो गया रूढ़ या आभास संख्या या यौगिक या आभास संख्या। क्वेश्चन में बोल देगा ये रूढ़ संख्या है ना, ये आभास संख्या, वहां पे कंफ्यूज मत कर जाना। बहुत तरह का क्वेश्चन, मतलब वहां पे प्रश्न में यही डाला रहता है, इन्हीं शब्द का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाता है, और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर देगा, मांगेंगे दूध दे दोगे पानी, है ना, तो क्या हो गया गलत कहा जाओगे। यहां पे है सह आभास संख्या, वैसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, क्या हो जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। जैसे 2 3 3 4 5 6 7 8, है ना। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक
सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। चलो यहाँ देखते हैं दशमलव संख्याएं क्या है, दशमलव संख्याएं। इनको भाग दो, ऐसे जानते हो ना तुम लोग, एचसीएफ। हाँ, अब बोल रहा है, नहीं तो आगे हम बताने वाले हैं एचसीएफ, ठीक है। दशमलव संख्या बोला ये वो संख्या है जिससे एक पूर्णांक भाग और एक दशमलव भाग होता है। देखो यहाँ पे एक संख्या लिए हैं, इधर का भाग को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक का भाग, और इधर का भाग दशमलव भाग कहलाएगा, है ना। फिर अगला परिमेय संख्या अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है ना। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, टोकरी से भर भर के, है ना। और यहाँ पे विद्यार्थी को क्या है, समझना थोड़ा सा कठिन लगता है, उनको दिक्कत होता है, तो इनको हम बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। देखो पहली बात है क्या है, ये परिमेय संख्या कहते क्या है, बोला इसे निम्नलिखित रूप में हम पहचान सकते हैं। कैसे, जैसे इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p हमारा क्या है यहाँ पे, अंश, ये क्या है, हर, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब या तो दूसरा तरीका हम बता सकते हैं, शांत या अशांत। क्या हो गया, शांत या अशांत क्या है, जैसे 2/5 कितना हो गया, तुम लोग दशमलव का भिन्न पढ़ा होगा, है ना। तो इसको अगर हम भाग देंगे, क्या आप 2/5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 0 डालेंगे। अगर यहाँ पे अपने मन से 0 डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 और पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, कितना आ गया, 20। 5 का 5 में कितने बने, 20 आता है, 4 बने। अब इसका बाद कुछ होगा क्या, 20 से 20 कट गया, शेषफल कितना आया, 0। इसी प्रकार से 4, यहाँ पे क्या डालेंगे, 0, तो क्या आएगा, 0.40 बन गया, 8×5 = 40। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है, अशांत है, ये अशांत आवृत्ति को कैसे दोहराएगा, 1 पे यहाँ पे क्या डालेंगे, 0, तो ये 0 पॉइंट लगाएंगे भाग 10 में, किससे, 3 3 9, उतर जाए कितना, 1। अब लगातार 0 अपने मन से उतारते चलेंगे, है ना, तो 10 आएगा, 10 आएगा तो फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, और ये लगातार इधर बढ़ते चल जाएगा। कहने का मतलब ये तो खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए अशांत हो गया। क्या हो गया, अब आवृत्ति का मतलब दोहराव, यानी दोहराना, यानी ये 3 बार बार दोहरा रहा है ना, है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रैकडिंग में बताएंगे, 0.3 रैकडिंग, इसको क्या बोल सकते हैं, है ना। इसको बार भी बोलते हैं, समझा नहीं, इंग्लिश में रैकडिंग बोलते हैं, ठीक ना। आगे इसी प्रकार से 2/3 है, यहाँ पे क्या डालेंगे, 0 पॉइंट क्या गया, 20, कितने बार भाग लगेगा, 3 छागा 18, फिर आ गया 2। इसी तरह से ये 6 बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 0.6 रैकडिंग, समझा कि नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 3/5 दिख रहा है, क्या परिमेय संख्या है, क्यों परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और q क्या 0 है, नहीं है। इसी प्रकार से ये 0 क्या एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 0 के नीचे में भी 1 या 2 या कोई भी चीज अगर छुपा रहेगा, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 को अगर हम 0/1 लिख दे तो क्या हो गया, 1 ही 0 ही होगा, क्या होगा, 0 ही होगा। 0 अगर हम 2 लिख दे तो क्या हो गया, 0 ही होगा। तो p/q के रूप में हो ही गया, q बराबर 0 नहीं है, तो हम क्या इसको भी परिमेय संख्या मानती हैं। इसी तरह से 22/7 पाई का वैल्यू है, मालूम है ना। पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या है, क्या है, लेकिन उनका जो वैल्यू 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या, याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 है, क्या है, 8, क्या 8 परिमेय संख्या है, क्या ये p/q के रूप में है, कैसे p/q के रूप में है, नीचे में यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, इसको अगर नीचे में देखें कुछ नहीं तो क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो p/q के रूप में हो गया, और q क्या हो गया, 0 नहीं है, क्लियर। इसी प्रकार से हम यहां देखेंगे जो रूट से बाहर निकल जाए, बहुत सारा संख्या होता है, जैसे √16 का मतलब क्या होता है, 4×4 लिख सकते हैं, और रूट से 1 बाहर निकल गया, यानी √16 का मतलब होता है 4, है ना। तो तुमको बोलेंगे √16 ये परिमेय संख्या है, बोला यस सर, क्या बोलेगा, यस सर, है ना, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनका वर्गमूल निकल सकता है, क्लियर हो गया। तो मेन चीज परिमेय संख्या में इतना ही जानना है, क्लियर।
अब हम देखते हैं अगला, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। क्या है? बोला इसे निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। बोल रहा है अशांत अनावृत्ति, मतलब ये अशांत है, और अनावृत्ति मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। परिमेय संख्या में क्या था? अशांत था लेकिन आवृत्ति था, मतलब दोहराव चल रहा था। यहाँ पे दोहराव चल रहा है। अनावृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना नहीं। यहाँ देखो 5 है, उसके बाद देखो सब अंधाधुंध चल रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर? अब बोला जो संख्या रूट से बाहर न निकल सके, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। कुछ एग्जाम्पल अगर ले लो, जैसे रूट 2 अपने इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं, तो ये तुम्हारा क्या अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 7 क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 11 ये क्या हो गया? इसी तरह से रूट 13 है ना, ये सभी क्या है? या तुम रूट तुम ले सकते हो क्या 26, क्या इसको बाहर निकाल सकते हो? नहीं, तो इस प्रकार से ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर? फिर अगला है वर्ग संख्या। क्या है? अब वर्ग संख्या क्या है? देखो कोई भी संख्या है, इधर हम संख्या लिख दिए हैं, देखो 1, 5, 8, 21 ये लिख दिया है। बस इसको अगर 2 बार आपस में गुना कर दो, अगर 2 बार गुना करेंगे तो इसको इसके ऊपर घात चढ़ जाएगा 2। घात को ही हम लोग पावर भी बोलते हैं, 2 पे 1 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, इस तरह से, है कि नहीं? फिर इसी प्रकार से जब इनको गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो इधर का ये जितना भी है ये वर्ग संख्या है। क्या हो गया? समझ में आ गया? अब बोला जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग संख्या निकालने का वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे? उसका आसान तरीका है। क्या तरीका है? अगर तुमको बोल दिया जाए कि 65 का वर्ग निकालिए, इसका, तो इसमें जो है तुमको इस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और यहाँ पे इसमें 6 से 1 बढ़ा के गुना कर दो 7 से, 6 सता 42, तो इसका क्या हो गया आंसर? ये 42 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर तुमको बोल दिया जाए कि 125 का निकालिए, बोल सकता है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेगा? ये 5 है, क्या है? ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 12 से 1 बढ़ा दो, क्या हो गया? 13। अब 13 को 12 से गुना कर दो, 13 दूनी 26 के 6 बच गया 2, 13 का 13 2 15। तुम लोग बोल नहीं रहा, तुम लोग बोलो, बोलना जरूरी है, ध्यान नहीं तो चल जाएगा दूसरी जगह। तुम लोगों का सवाल था ना कल कि सर दिमाग ध्यान क्यों चला जाता है दूसरी जगह? इसी कारण से ध्यान चला जाता है कि तुम यहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, तुम किसी चीज को और सोच रहे होते हो। जब हम बोलेंगे 13 दूना 13 25, तुम भी बोलो, है ना, जवाब देना है एटलीस्ट मन में। आप लोग भी इसी प्रकार से कीजिए। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ समझ में आ गया किसी प्रकार का बना लेना है। तुम्हारे लिए क्या है? 75 का तुम लोग खुद बनाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से 135 का बनाएगा, स्क्वायर करेगा, देखना ट्राई करके होता है कि नहीं होता है, ठीक है? ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहां बोल रहा है 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने का तरीका। देखो, एक तो हमको अगर 50 तक वर्ग याद कर ले तो अति सुंदर है। हाँ चलो, सभी ये लोग समझ रहा है ना, इनके लिए भी है, जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं उनको निकालना है। जो भी प्रश्न दिया गया है उनको निकालना है, वीडियो को पॉज करना है, निकालना है, उसके बाद चालू करना है, ठीक? उनके बाद यहाँ पे 2 अंक की संख्या का, है ना, 2 अंकों, हाँ, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का तरीका। जैसे मान लो कोई भी है, अभी तो 5 तो बहुत आसान था, है ना? अगर तुमको बोल देंगे कि तुम 63 का निकालो वर्ग, है ना, इसका स्क्वायर करो, है ना, 2 अंकों की का वर्ग निकालने का तरीका, वर्ग संख्या। देखो यहाँ पे इसका तरीका क्या है? ये 3 स्टेप में चलेगा। कितना याद रखना है? कितने स्टेप में चलेगा? 3 स्टेप में इसको बनाना है ना? कैसे? पहले ये 3 है, क्या है? 3 का स्क्वायर करो, कितना आ गया?
9। क्लियर। अब इन दोनों को आपस में गुना करो, 6 या 18, फिर उस 18 को गुना कर दो 2 से, क्या कर दो, कितना आ गया, 36, 36 का 6, बच गया हासिल में 3। 2 स्टेप क्लियर हो गया मेरा, है ना। पहला स्टेप में तो हम क्या किए, 3 का स्क्वायर कितने हो, 9 हो गया, 3 6 का 18 दूना 36 कर दिए 6, कैरी कितना बच गया, 3। अब तीसरा स्टेप में क्या है, इनको खुद स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36 और 3, 36 और 3 39। देखो 3 स्टेप में हमारा आ गया 39 69। क्या तुम लोग बना लोगे इसी स्टेप से। तुम्हारे लिए क्वेश्चन रहा 76 का स्क्वायर करना है, 87 का करना है, इन दोनों को करना है ना। तुम लोग भी वीडियो पॉज करो और बनाओ, तब जाके आगे बढ़ना है। हाँ, अब 3 अंक का है, 3 अंक का थोड़ा सा इसमें 5 स्टेप आता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने पे आ जाता है ना। हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन को फास्ट कर जाता है ना। गुना करने का संभावना जो होता है, या तो एक तो तरीका है कि हम गुना करके निकाल लें, या तो इस तरीका से निकाल लें। ये फास्ट कर देता है हमारा प्रोसेस को जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब। यहाँ देखते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग। जैसे कि मान लो तुम्हारा हो गया कोई 1 2 4, इनका अगर हम बोल दिए निकालो वर्ग संख्या, तो क्या इसमें टोटल कितने चरण होंगे, 5 स्टेप। कितना होगा, 5 स्टेप्स होगा, है ना। 5 स्टेप्स में क्या होगा, पहला ये क्या हमारा 4 का स्क्वायर करो कितना होगा। सब विद्यार्थी जवाब नहीं दे रहा है, बोलता है ध्यान सर यहाँ नहीं रहता, भटक जाता ध्यान, जवाब देता ही नहीं, तो ध्यान यहाँ कैसे रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, अच्छे बच गया 1। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इन दोनों को आपस में गुना करो, कितना हो गया, 4 दूनी 8 को 2 से गुना करो, कितना हो गया 16, है ना। 16 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 17 का 7, बच गया 1। अब तीसरा स्टेप चलेंगे, इस 4 को 1 से गुना करो, कितना हो गया 4, फिर इसको 2 से गुना करो, 4 दूनी 8। अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 8 4 12 का 13, तो इसका तो जोड़ लिया है ना, 7 में हासिल बचा था 17 था, एक बार देखते हैं, हाँ 17 का 7 बच गया, यहाँ पे हासिल कितना बच गया था 1, ठीक है। अब फिर से बार देख लेते, 4 का 4 दूनी 8 4 12 1 13, क्या हो गया 13 का 3, बच गया 1। 3 स्टेप हमारा पूरा हो गया, कितना हो गया, ठीक है। हाँ 13 का 3 हासिल, जो एक ही संख्या लिखना होता है, और जो हासिल होता है उसको हम ऊपर में लिख देते हैं, समझा, पूरा 13 नहीं लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं चौथा स्टेप में हम जाएंगे तो ये, फिर इसको 2 को 1 से गुना करो, कितना आ गया 2 1 का 2, फिर इसको 2 से गुना करेंगे कितना गया 4, ये हासिल जोड़ दिए, कितना हो गया 5, यहाँ पे कुछ कैरी नहीं बचा। फिर अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आने वाला है इस 1 को ही स्क्वायर कर दो, 1 को स्क्वायर करोगे कितना हो गया 1, तो ये हमारा बनके तैयार है 5 स्टेप में। इसका क्या होगा, स्क्वायर यही होगा। तो लोग चेक कर सकते हो, 124 को 124 से हम गुना करेंगे, यही नहीं करेंगे, 4 चौका बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 का 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, फिर क्या हो जाएगा 4 2 1 जोड़ो, 6 9 8 17 7 बच गया 1, 4 1 5 4 9 4 13 3 बच गया 1 1 2 2 4 1 5, ये आ गया सेम आ गया। हाँ, या तो तुम इसको इस तरह से गुना करो, या एक बार तुम्हारा दिमाग में ये आ गया खट से निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है, तो तुम 3 अंक
का भी जो है ना वर्ग आराम से तुम निकाल सकते हो। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। बोला दशमलव का वर्ग क्या हो गया? दशमलव में वही संख्या, देखो दशमलव का संख्या है, 2 बार गुना किया है, जब इसको स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। देखो ये चूंकि 2 बार गुना है ना, पीछे में हमारा दशमलव छिपा हुआ रहता है। पीछे से अगर 2 बार गुना किए हैं तो ये दशमलव के बाद एक संख्या हो रहा है ना, पीछे से 2 अंक गिन के आगे हम 0 डाल देंगे, एक संख्या लिखे यहाँ 4। देखो इसी तरह से अगर हम करेंगे 1.1 यानी 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 121। कितना हो गया? यहाँ देखो दशमलव के बाद कितना अंक है? यहाँ पर 1 1 1 2। हमारा जनरली दशमलव यहाँ छुपा रहता है, इसको मानते हैं। जैसे हम +2 को हम 2 लिखते हैं ना, है? अब इस 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 2 के आगे में यहाँ ऑटोमेटिकली पॉइंट छुपा हुआ रहता है ना, हम मानते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट छुपा हुआ है, 2 स्टेप लेके हम इधर यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। समझा? अब इसी तरह से √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया? रूट से टकराएगा, हट जाएगा, यहाँ पे 5 ही होगा। क्लियर?